हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट करंट के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूँ। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो के साथ ही साथ इसको तैयार करते रहो। बात के लिए वेट मत करो कि बाद में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अभी करवा रहा हूँ अभी कर लो। एक दो बार रिवीजन कहीं ना कहीं से और कर ही लोगे, आपकी चीज़ें हाथ में रहेंगी, वरना भाई वही बात है कि आप नहीं करोगे तो बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। चलो बात करते हैं, फिलहाल टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द चीज़ें कवर करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट था, इसका विजेता कौन बना है? भाई श्रीलंका जीता है, श्रीलंका ने पहला खिताब अपना जीता है। किसको हराया है? इंडिया को हराया है। ध्यान रखना, टी20 एशिया कप है, यानी कि एशिया कप जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है टी20, एक होता है 50 ओवर वाला। मेंस के लिए भी ऐसे ही होता है, विमेन के लिए भी ऐसे ही होने लगा है। तो इसमें जो टी20 वाला था महिला वाला ना, ये श्रीलंका ने जीता है इंडिया को हरा करके। ये भी पूछा सकता है कि इंडिया को हराया है या किसको हराया है, तो चार कंट्री ऑप्शन देगा तो उसमें पता होना चाहिए कि श्रीलंका जीता है। नंबर वन एक हो गया। इसके बाद बात आती है कि जो पुरुषों का टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये कब होगा? जैसे अभी मैंने आपको ऊपर होता है ना, एशिया कप दो तरीके का होता है, टी20 होता है, 50 ओवर होता है, जैसे मेंस का होता है। तो ये जो मेंस वाला है ये कब होगा? 2025 में होगा। कहाँ पर होगा? भारत में होगा। यानी कि टी20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है 2025 में ये भारत में होगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो पुरुषों का यानी कि मेंस का जो वनडे इंटरनेशनल वाला एशिया कप टूर्नामेंट है, वही जो मैंने आपको बताया 50 ओवर वाला, उसका आयोजन किसकी मेजबानी में होगा? होस्ट कौन करेगा उसको? उसको बांग्लादेश होस्ट करेगा। ध्यान रखना, 50 ओवर वाला है तो बांग्लादेश होस्ट करेगा, टी20 वाला जो है वो भारत होस्ट करेगा और 2025 में करेगा। इसके बाद बात आ जाती है कि जो विंटर ओलंपिक्स है, यानी कि जो शीतकालीन ओलंपिक है, ये कब होंगे? 2030 में होंगे। और भाई जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कभी यार जो ओलंपिक गेम्स होते हैं ना, उसके कुछ दिन बाद में पैरालंपिक गेम्स होते हैं। जैसे पैरालंपिक गेम्स आपके अभी आई थिंक 2 दिन पहले खत्म भी हुए हैं। तो पेरिस ओलंपिक्स हुए, उसके बाद में पैरालंपिक्स हुए। तो 2030 में विंटर ओलंपिक्स होंगे, देन उसके बाद में पैरालंपिक्स होंगे। तो इसको होस्ट कौन करेगा? फ्रांस जो है ना, फ्रांस वो होस्ट करेगा। फ्रेंच आल्प्स में बेसिकली हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसके बाद बात आ जाती है यूनेस्को की। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, यानी कि विश्व विरासत सूची है, इसमें शामिल होने वाला भारत का यानी कि इंडिया का 43वां स्थल यानी कि जो 43rd साइट है वो कौन सी है? तो ये आपकी मोइदम्स है। मोइदम क्या है? एक तरीके की ये अहोम राजवंश की यानी कि जो अहोम डायनेस्टी है ना, उसकी टीला दफन प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसमें ये दफन वगैरह करते हैं टीले के उसमें फॉर्म में, तो इसको मोइदम्स बोला जाता है। तो ये भारत की 43वां स्थल है, 43rd साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके बाद बात आती है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोइर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर। ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है? तो ये है सुदीप्त सेन गुप्ता की किताब। का नाम याद रखो, लिखी किसने है? सुदीप सेन गुप्ता ने लिखी है। इनकी किताब है, क्या नाम है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोइर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद बात आती है कि 2024-25 के लिए ये जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 2024-25 का एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि एडीपीसी। एडीपीसी का मतलब क्या है? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, यानी कि एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। इसका अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका अध्यक्ष जो है वो इंडिया बना है, भारत बना है। इसके बाद बात आ जाती है यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इसका 46वां सत्र यानी कि जो 46वां सेशन था वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये भारत की न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है कि स्वतंत्रता के बाद से जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, इसके किसी एक संस्करण में यानी कि कोई एक अगर एडिशन की बात की जाए तो उसमें दो या उससे अधिक पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट कौन बनी है? भाई मनु भाकर जी है, आपने देखा होगा शूटिंग में, निशानेबाजी में। एक इन्होंने इंडिविजुअल जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और एक इन्होंने सरबजोत सिंह जी के साथ में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि जो समर ओलंपिक गेम होते हैं ना, उसके किसी एक ही एडिशन में दो या उससे अधिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। बहुत बड़ी बात है अपने इंडिया के लिए स्वतंत्रता के बाद से। तो ये आपको याद रखना है, ये आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद में बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है। तो इन्होंने जब अपनी रशिया की यात्रा की, रूस यात्रा के दौरान इन्होंने इन्हें रशिया के जो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका नाम क्या है? तो उसका बेसिकली आपको नाम याद रखना है। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एंड द अपोस्टल। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये रशिया यात्रा, जब इन्होंने रशिया की यात्रा की थी तब की बात है। इसके बाद आता जाता है कि जो 18वीं लोकसभा है उसकी 543 सीट्स पर जो इलेक्शन हुए थे, तो उसमें कितनी महिलाएं चुनी गई थी? इसमें आप याद रखना है आपको 543 जो सीट्स हैं उसमें जो 74 है वो महिलाएं चुनी गई हैं, और ये ऑलमोस्ट आ जाता है 13.63%। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो संसद भवन परिसर है, संसद भवन का जो परिसर है, जो कैंपस है पार्लियामेंट का, इसमें लोकसभा सचिवालय के द्वारा किसका डेवलपमेंट किया गया है? जहां पर प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, यानी कि स्टैचू वगैरह लगी हुई हैं। किसकी? फ्रीडम फाइटर्स की, हमारे कंट्री के, और जो बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट नेता वगैरह रहे हैं, पर्सनैलिटीज रही हैं, रेपुटेड। तो किसके द्वारा? लोकसभा सचिवालय के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया? संसद भवन के परिसर में। है क्या ये प्रेरणा स्थल बनाया गया है जहाँ पर ये सारी चीजें होंगी, मूर्ति वगैरह लगाई जाएंगी। इसके बाद में प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन यानी कि जो समिट है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये जाम्बिया में आयोजित हुआ है। क्या है ये? पहला काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024। इसके बाद आप बात करते हो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 की।
तो इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें किसको किसको स्थान प्राप्त हुआ है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो MIT है यूएसए की, इसी को मिला है। जनरली आप देखोगे तो MIT ही रहती है। इसके बाद आप बात करते हो 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य सभा है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 77वीं, ये कहाँ पर आयोजित की गई है, तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित की गई है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसके बाद में आपको देखना है कि जो रूस से लगती हुई अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने, यानी कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नाटो में शामिल होने वाले जो कंट्रीज है ना, उन लोगों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। मतलब उन्होंने अपनी एक प्लानिंग है उसकी डिक्लेरेशन कर दिया है कि हम ड्रोन वॉल बनाएंगे, ठीक है, जहां जहां पर हमारे रूस से बॉर्डर जिन जिन कंट्रीज का लग रहा है। तो इसमें 6 कंट्रीज हैं, एक इसमें है लिथुआनिया, एक है लातविया, एक है एस्टोनिया, फिर है पोलैंड, देन है फिनलैंड, देन है नॉर्वे। तो ऐसे याद रखो जिसमें या आ रहा है लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, देन उसके बाद में पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो ये 6 कंट्री आपकी हो गई, इनकी रशिया से सीमा लग रही है, तो इन्होंने कहा कि हम ड्रोन वॉल बनाएंगे, भाई हमें सेफ्टी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है शांग्रीला डायलॉग। शांग्रीला डायलॉग जो है ना, शांग्रीला संवाद, इसका 21वां एडिशन है। तो ये कहाँ पर खत्म हुआ है, ये खत्म हुआ है सिंगापुर में। अब जब ऐसे कोई एडिशन होता है ना, तो उसका डेट वगैरह देख लिया जाता है। जैसे 31 मई से 2 जून के बीच में, 31 ऑफ मई से 2 जून के बीच में शांग्रीला डायलॉग का 21वां एडिशन हुआ है। कहाँ पर हुआ है, सिंगापुर में हुआ है। इसके बाद आप बात करते हो कि पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबर यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया है। पाकिस्तान के साथ साथ किसे, तो पाकिस्तान तो एक कंट्री हो गई, इसके अलावा सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है और यूनान है, ठीक है, ग्रीस बेसिकली। तो ग्रीस यूनान जो आपके हो गए वो हो गया। इसके अलावा डेनमार्क है, पनामा है, सोमालिया है और पाकिस्तान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। इसके बाद बात आती है कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है। तो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है, यूएसए के सैन डिएगो में हुआ है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, मुझे नहीं लगता कि अब आप ये भूलोगे। इसके बाद बात आती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो यानी कि नॉन नेटो एली, मेजर नॉन नेटो एली के रूप में नॉमिनेट किया है। तो इसमें केन्या है, केन्या। यूएसए ने किया है मेजर नॉन नेटो एली के रूप में, किसे, केन्या को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद बात आती है विश्व शिल्प परिषद के द्वारा आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली किसे वर्ल्ड शिल्प नगर, विश्व शिल्प नगर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में किसे मान्यता दी गई है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, यहाँ पर इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। किसने दी है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा। इसके बाद बात आ जाती है CSE की। CSE का मतलब क्या है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यानी कि साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए जो सेंटर है। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, संपीड़ित बायोगैस यानी कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी में, उसकी उत्पादन क्षमता में कौन सा स्टेट नंबर 1 है, तो भाई यूपी नंबर 1 है। किस चीज में, CSE की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग संपीड़ित बायोगैस की उत्पादन क्षमता में, यानी कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में यूपी इज द नंबर 1। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। देन बात आती है कि किन 2 देशों के बीच में होपेक्स वायुसेना अभ्यास, यानी कि एक तो ये एयरफोर्स का है, ठीक है, और ये एक्सरसाइज है होपेक्स, ये किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई है, तो ये भारत और मिस्र के बीच में हुई है। मैंने आपको इसका ऑडियो लेक्चर के फॉर्म में भी इसको बताया था आपको, जो लोग वरदान में ऐड है। इसके बाद बात आती है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास क्या है, ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। तो इसके तहत पूरी तरह से फंक्शनल लिटरेसी किसने हासिल की है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। तो लद्दाख जो है ना, इसने उल्लास NILP के थ्रू यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 100% फंक्शनल लिटरेसी को अचीव किया है लद्दाख में। बहुत बड़ी बात है ये। देन इसके बाद बात आ जाती है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की। इसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया क्या है, इन्होंने किस सेना के लिए बेसिकली मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शेफ रॉकेट डेवलप किया है। तो इन्होंने इंडियन नेवी के लिए, याद रखिएगा DRDO ने इंडियन नेवी के लिए। अच्छा, DRDO कई बार जब चीज़ें बनाता है ना, तो इंडियन नेवी के लिए, ICG के लिए यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि DRDO ने इंडियन नेवी के लिए किया है। क्या किया है, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शेफ रॉकेट, माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शेफ रॉकेट डेवलप किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम रेंज का है। इसके बाद बात आ जाती है कि भारत सरकार ने किसे 13वें प्रमुख बंदरगाह यानी कि मेजर पोर्ट के रूप में 13वें नंबर पे इसके निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो ये जो वधावन बंदरगाह है ना, वधावन पोर्ट, ये 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा, भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। देन इसके बाद बात आती है आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की। इसमें किसे, देखो ये जो किसे है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें गार्डन ब्रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है और NHPC लिमिटेड है और कोल इंडिया लिमिटेड है। बेसिकली 3 है, एक है गार्डन ब्रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, ये बेसिकली शिप बनाती है। इसके अलावा NHPC लिमिटेड हो गई और तीसरी है कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो 3 है ना, इनको सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है, इनको दिया गया है।
इसके बाद बात आ जाती है कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ पर देश का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि देश की अगर कोई चीज पहली होती है, ऊपर से कोल के ऊपर है, तो देश की पहली अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया? झारखंड में किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद बात आती है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का जो महानिदेशक है यानी कि डायरेक्टर जनरल है, वो किसे अपॉइंट किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जल्दी से उनको भी देख लिया जाता है। इसके बाद बात आती है कि जो भारत का पहला चैडविक हाउस है, नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये सीएजी से रिलेटेड है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इसका उद्घाटन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। यानी इसके बाद बात आती है नासा की चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या है? नासा के द्वारा मौसम और सौर तूफानों की, यानी कि जो सोलर तूफान वगैरह रहते हैं, इनकी निगरानी करने के लिए, इन्हें विजिलेट करने के लिए कौन सा उपग्रह, कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? किसने किया है? नासा ने किया है। नासा ने जब कोई चीज़ इस तरीके की होती है तो ये इंपॉर्टेंट होती है। नाम क्या है इसका? नाम है गोस यू। गोस यू का मतलब है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट। गोस यू का मतलब है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। ये आपको याद रखना है, किसने किया है? नासा ने किया है। देन इसके बाद बात आती है देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, यानी कि लेपर्ड के लिए देश की सबसे बड़ी जो सफारी है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, कहाँ पर है ये? कर्नाटका के बंगलुरु में। तो वहाँ पर लेपर्ड के लिए देश की सबसे बड़ी सफारी का उद्घाटन जो है वो किया गया है। इसके अलावा 2024 का जो पेन प्रिंटर अवार्ड है, इसके लिए किसे चुना गया है? तो अरुंधति रॉय को चुना गया है। देन इसके बाद बात आती है कि जो साउथ कोरिया है, यूएसए है, जापान है, इन्होंने अपना पहला ट्राइपार्टाइट एक्सरसाइज किस नाम से आयोजित की है? कंट्री पहले याद रखो, सबसे पहले तो अमेरिका है, बेसिकली यूएसए। देन उसके बाद जापान है, जापान के पास ही में साउथ कोरिया। तो इन तीन कंट्रीज ने मिल करके अपना पहला एक ट्राइपार्टाइट अभ्यास जो है वो किया है। ट्राइपार्टाइट का मतलब हो गया त्रिपक्षीय, इसका नाम है फ्रीडम एज। इसके बाद बात आती है कि हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने के लिए, किस चीज़ के लिए? हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने के लिए जो 12वां विश्व हिंदी सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी, अब 12वां ना भी याद रखो तो चलेगा। विश्व हिंदी सम्मान जो है ना किसे दिया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर को, हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन इसके बाद बात आती है द रिमेन्स ऑफ द बॉडी। ये जो उपन्यास है, ये जो नॉवल है, इसके लेखक कौन है? तो सैकत मजूमदार जो है ना, इनका नॉवल है द रिमेन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। इसके बाद आप बात करते हो लॉन्ग आइलैंड की। लॉन्ग आइलैंड जो है ना, ये नॉवल किसका है? तो ये है कोल्म टॉयबिन का। ये एक आयरिश नॉवलिस्ट है, कोल्म टॉयबिन। तो कोल्म टॉयबिन का है लॉन्ग आइलैंड। ठीक है, याद रखना ये। इसके बाद है एट ए व्हील ऑफ रिसर्च, एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये जो बुक है ना, इसकी लेखिका कौन है, यानी कि किसने इसको ऑथर किया है? तो है अनुराधा मेस्करेनस। याद रखिएगा, इन्होंने लिखी है एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन इंक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अब ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। लिखी किसने? अनुराधा मेस्करेनस ने। इसके बाद बात आ जाती है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में, अब ये सब यूपी का करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा इस बार। यूपी में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर, यानी कि एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर निर्मित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में, वो जो गोला पड़ता है ना, गोला मोहम्मदी, वहां पर, उसी के पास में कुंभी गांव जो है, वहां पर उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक जो पार्क है वो बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन इसके बाद बात आती है कि किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो जो संजना ठाकुर है, इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है। किसको? संजना ठाकुर को। इसके बाद बात आती है भारतीय थल सेना, यानी कि जो इंडियन आर्मी है, उसके 30वें प्रमुख, यानी कि जो चीफ हैं 30वें, वो कौन बने हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो हैं, ये बने हैं। इसके बाद बात आती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका जो महासचिव है वो किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है जून में? तो मार्क रूट को। अब ये मार्क रूट कौन है? ये नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं। अब ये ऑब्वियसली जून की बात है, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि जुलाई में, अगस्त में इलेक्शन हुए, या मान लो कि तख्ता पलट हुआ, तो वहाँ पे सपोज कि नीदरलैंड्स के जो प्रधानमंत्री हैं वो चेंज हो गए, कोई और बन गए, तो फिर आपको वो याद रखना है, डिक शूफ हो गए या कोई और हो गए, तो वो आपको नाम याद रखना है। ये जून की न्यूज़ है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री तो कोई और हैं, फिर यहाँ पे इनको कैसे बना दिया गया है नाटो का महासचिव। तो ये चीज़ है, ये जून की चीज़ है। तो इस तरह से आपको रिलेट करते हुए, समझते हुए चलना है। इसके बाद बात आ जाती है कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं का, यानी कि एंटायर फौना का चेकलिस्ट तैयार करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन सा बना है? तो यार ये भारत बना है। अब देखो ध्यान रखना, जो एनिमल्स होते हैं ना, जीव जंतु, उनको फौना बोला जाता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको फ्लोरा बोला जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं का, यानी कि एंटायर फौना का, जो एंटायर फौना की जो चेकलिस्ट है उसको तैयार करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन बना है? इंडिया बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं इतना चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो कम से कम लोगों को वो चीज़, मेरी आवाज़ समझ तो आ रही है, पसंद तो आ रही है, वरना फिर मेरे इतना चीखने चिल्लाने का, पढ़ाने का फायदा ही क्या है। थैंक यू सो मच यार। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच यार।